दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों, आपके इस समय एलटी ग्रेड के इकोनॉमिक्स के क्लास चल रहे हैं। इसी के बीच 1 से 2 दिनों में आपको अकाउंटेंसी के क्लास जो बचे हुए हैं वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दो वीडियोस हमने कल से करना स्टार्ट कर दिया है। आने वाले 2 से 3 दिनों में 2 से 3 वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी अब कम समय में आपकी पूरी तैयारी कराना यह मेरा मकसद है। आप सफल हों यह मैं चाहता हूं। बस इसके लिए आप बिल्कुल जितना ज्यादा से ज्यादा समय आप दे सकते हैं उतना ज्यादा समय आप दें और अधिक से अधिक मेहनत करें। आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। आप हमें एसएमएस या कॉल कर सकते हैं। आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करने की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। बस आप कमेंट सेक्शन में लिखा करिए कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सजेशंस हैं और आप क्या और इंप्रूवमेंट चाहते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक कर दिया करें। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब बिना देर किए हुए हम आपकी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास है आइसो क्वांट की। अब पहले इस पूरे पॉइंट्स को डिटेल में आप समझिएगा कि इसकी स्टडी कब होती है और ये शॉर्ट रन में है या लॉन्ग रन में और इसका सेंस क्या है। ये सब कुछ आपको बहुत ही डिटेल सीखने को मिलेगा। तो बिना स्किप किए हुए पूरे क्लास में आप मेरे साथ बने रहें। देखिए, अगर हम आइसो क्वांट की बात करें तो इस चीज को आप इस स्लाइड से समझिएगा। यहां पर वर्ड दिया है आइसो का और यहां पर वर्ड दिया है क्वांट का। तो जो ये क्वांट वर्ड आपको दिया है इसका पूरा नाम क्वांटिटी से हो गया। और जो आइसो वर्ड आपको दिया है, आइसो मींस इक्वल होता है। एक बात आपको और बता दूं, जो आइसो वर्ड है ये डिराइव्ड किया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। यानी आइसो वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। आइसो का मतलब इक्वल होता है। आप ये मत सोचिएगा कि आइसो किसी भी चीज का एब्रीविएटेड फॉर्म है, मतलब ये संक्षिप्त रूप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइसो का कोई भी फुल फॉर्म इकोनॉमिक्स में यूज नहीं होता, इसका सेंस यूज होता है। आइसो का जो है वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और ग्रीक में इसे हम इक्वल बोलते हैं। तो आइसो का मतलब इक्वल हो गया, क्वांट का मतलब क्वांटिटी हो गया। यहां पर एक साथ लिखा है इक्वल क्वांटिटी और इक्वल आउटपुट। यानी अब आपको जो टॉपिक समझनी है वो आइसो क्वांट ही समझना है। तो आइसो क्वांट को बहुत आसान तरीके से आप समझ जाएं। आइसो क्वांट का मतलब इक्वल क्वांटिटी होता है या आप आइसो क्वांट को कहिए इक्वल आउटपुट होता है। दूसरी चीज आप समझिएगा, जो आइसो क्वांट की स्टडी की जाती है ये आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में इसकी स्टडी होगी। यानी आइसो क्वांट की स्टडी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, हिंदी में दीर्घकालीन उत्पादन फलन में इसकी स्टडी की जाती है। मतलब अगर पेपर में कभी यह पूछे आपसे कि जो आपका आइसो क्वांट है ये शॉर्ट रन एनालिसिस है या लॉन्ग रन, तो आप ये जान रखिएगा कि ये लॉन्ग रन की एनालिसिस है। इक्वल क्वांटिटी, जिसको आप इक्वल का मतलब यानी सम आप कह सकते हैं, क्वांटिटी माने मात्रा या उत्पाद या उत्पादन, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप वर्ड भी बोल सकते हैं। अब आप बात को समझिएगा, हमें यानी इस टॉपिक की मीनिंग को इक्वल आउटपुट पाना है। हमने इसको 100 इक पे लिखा है, आप इसे 200, 300, 150, 50, 40 जो मन करे वो आप लिख लें। बस इसकी मीनिंग आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में सुन लें। इक्वल आउटपुट पाने के लिए हमें कितना इनपुट लगाना पड़ रहा है, इसी चीज की स्टडी की जाती है आइसो क्वांट में। तो देखो आपको कितना आसान समझ में आना चाहिए इजी लैंग्वेज में। इक्वल आउटपुट पाने के लिए हमें कितने इनपुट्स की नीड है, इस चीज की स्टडी होती है आइसो क्वांट में। अब आप इस पूरे पॉइंट्स को समझिएगा। यहां पर आपको लेबर एक फैक्टर दिया है, यहां पर एक फैक्टर आपका कैपिटल दिया है। ये 2 फैक्टर आपके पास हैं, मतलब इन दोनों चीजों से उत्पादन किया जाता है। अगर हम
एक फैक्टर को बढ़ाएंगे तो दूसरे फैक्टर को हमें कम करना पड़ेगा। उसका कारण है क्योंकि हमें अपने आउटपुट के लेवल को नहीं बदलना है। अगर आप मान लीजिए एक बढ़ा रहे हैं और दूसरा भी बढ़ाएं तो आउटपुट में चेंज आ जाएगा, जबकि टॉपिक का नाम है आइसो क्वांट, मतलब क्वांटिटी नहीं बदलनी चाहिए। तो अगर क्वांटिटी नहीं बदलनी चाहिए तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपने इनपुट्स को घटाना और बढ़ाना पड़ेगा। अब हमने किया क्या है, लेबर को बढ़ाया है और कैपिटल को हमने कम करने का काम किया है। अगर आपका मन करेगा तो आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, आप कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, लेबर को कम कर सकते हैं। मेरे बताने का मतलब है कुछ रटना नहीं है आपको, केवल आपको समझना है कि एक फैक्टर को इंक्रीज करेंगे और दूसरे फैक्टर को डिक्रीज करेंगे। अब एक बात आप यहां समझना कि जो लैंड और लेबर हैं ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब लैंड लेबर की जगह नहीं ले सकता और लेबर लैंड की जगह नहीं ले सकते, यानी दोनों का होना जरूरी है, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो एक फैक्टर को बढ़ाया गया और एक फैक्टर को कम किया गया। अब आप समझना इस पे, जो हमने इस चीज को कम किया है, जैसे ये 12 था, 12 से 8 पे आए, 8 से 5 पर, 5 से 3 पर और 3 से ये 2 पर। इसको स्टडी करें उसके पहले एक चीज आप सुन लें, जो आपने इनडिफरेंस कर्व पढ़ा था या इनडिफरेंस मैप पढ़ा था, इनडिफरेंस का जो पॉइंट है वो कंज्यूमर के साइड से हम स्टडी करते हैं, जबकि जो आइसो क्वांट है वो हम प्रोड्यूसर्स के साइड से स्टडी करते हैं और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने इनडिफरेंस कर्व को सही से पढ़ा है और उससे आप इस टॉपिक को लिंक करेंगे तो आप यकीन मानिएगा एक टॉपिक आप वहां पढ़ेंगे और 2 टॉपिक आपकी तैयार हो जाएगी। फिलहाल मैं इसको डिटेल में भी आपको बता दे रहा हूं। अब एक फैक्टर को इंक्रीज करना है, एक फैक्टर को डिक्रीज करना है। फिर वही चीज, जिस फैक्टर को हम कम करते जाते हैं तो कम से कम हम कम करेंगे। उसका रीजन है जब कैपिटल आपके पास कम से कम होता जाएगा तो आप उसे कम से कम त्याग करेंगे। इसीलिए देखिए पहले हमने त्याग 4 का किया, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, क्योंकि जो चीज कम होती जाती है उसको हम कम से कम सैक्रिफाइस करना चाहते हैं और इधर हम लेबर को बढ़ा रहे हैं। अब लेबर इंक्रीज करेगा, कैपिटल डिक्रीज करेगा, तो किस रेट से ये डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं, इसको MRTS बोलते हैं। MRTS का डिटेल अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। MRTS यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। आप याद करिएगा, आपने MRS पढ़ा होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहां पर आपको मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, केवल टी वर्ड इसमें ऐड हुआ क्योंकि ये प्रोड्यूसर के पॉइंट से पढ़ा जा रहा है। यहां पर आप ध्यान दें, आपने 12 से आप 8 पर आए, यानी आपने 4, ये कम हुआ। आपको एक चीज पता है, इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज लॉस अपॉन गेन से स्टडी की जाती है। 4 हमने कम किया, 1 बढ़ा, फिर देखिए 3 कम किया, फिर 1 बढ़ा, फिर 2 कम किया, 1 बढ़ा, 1 कम किया, 1 बढ़ा, यानी लॉस अपॉन गेन। तो अब देखिए लॉस यहां पर किसका हो रहा है ये आपको समझना है। तो लॉस आपके पास कैपिटल का हो रहा है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं डेल्टा के, या आप डेल्टा कैपिटल बोल सकते हैं। ये जो साइन है ये डेल्टा का है, डेल्टा का मतलब चेंज, क्योंकि ये मार्जिनल वर्ड दिया है तो मार्जिनल का मतलब चेंज ही होता है। और यहां लेबर की बात करें तो ये डेल्टा आपका एल होगा, यानी लेबर के लिए। अब लेबर को इंक्रीज करने से, कैपिटल को डिक्रीज करने से आउटपुट हमारा सेम रहेगा, बस यही आपका आइसो क्वांट है। एक शॉर्ट लाइन में आप सुन लें, इक्वल आउटपुट पाने के लिए हम एक इनपुट को इंक्रीज करेंगे और दूसरे इनपुट को डिक्रीज करेंगे और इनके कॉम्बिनेशन से हमारे आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और आइसो क्वांट की स्टडी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में की जाती है, यह आप ध्यान रखिएगा। इसकी मीनिंग आप यहां पर समझ लें, कह रहा आइसो क्वांट, एन आइसो क्वांट इज कर्व दैट shows all possible combinations of 2 inputs, usually labor and capital, that produces the same level of output. सम उत्पाद वक्र 2 आगतों, सामान्यतः श्रम और पूंजी के
ऐसे सभी संयोजन दर्शाता है जिनसे समान उत्पादन प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब आइसोक्वांट, अब इसका आप कर्व देखिएगा, ये कर्व जो है जो मैंने ड्रॉ किया था वही मैंने पेस्ट कर दिया है। सीधे मैंने इसे नंबर से ही ड्रॉ किया है, आप इसीलिए नंबर से ड्रॉ किया कि आप भी अच्छे से समझ जाएं। अब देखिएगा इसमें ये जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई ये है, इसके किसी भी पॉइंट पर, कहने का मतलब यह हुआ कि इसके किसी भी पॉइंट पर जो प्रोडक्शन है वो इक्वल है। यानी ए पॉइंट पर भी जो है वो 100 यूनिट्स का आउटपुट है, बी पे भी, सी पे भी, डी पे भी और ई पर भी। इस पॉइंट को देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए है। ऑल द पॉइंट्स ऑन द आइसोक्वांट आर इक्वल इन टर्म ऑफ आउटपुट। कह रहा है इसके किसी भी पॉइंट पर आउटपुट के पॉइंट से तो ये इक्वल है, बट दे आर नॉट इक्वल इन टर्म ऑफ कॉस्ट। यानी कहने का मतलब यह है, हो सकता है यहां पर जो इनपुट पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो ज्यादा हो, यहां पर इनपुट पर खर्च किया गया पैसा कम हो सकता है इस पे इनपुट पर ज्यादा पैसा खर्च कर हो रहा हो। कहने का मतलब यह है, जो आइसोक्वांट कर्व है वो यह बताता है कि इसके किसी भी पॉइंट पर इक्वल प्रोडक्शन है, लेकिन इक्वल कॉस्ट की बात नहीं करता। कहने का मतलब लागतें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उत्पादन जो है इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर समान है। अब देखिएगा, जो ये स्लोप अभी आपने पढ़ा है, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि वनडे के एग्जामिनेशंस में फुल फॉर्म्स भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन होगा तभी आपसे पूछा जाएगा। MRTS कैलकुलेट होता है डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर। एक बात आपको और यहां पर बता दूं, चेंज इन कैपिटल यानी डेल्टा के और लेबर यानी डेल्टा एल जो यहां पे लिखा था, हमने कैपिटल को ऊपर क्यों लिखा और लेबर को नीचे क्यों लिखा, इसका रीजन आप सुन लें। आपको पता है इकोनॉमिक्स में लॉस अपॉन गेन होता है, हमने भी कई बार इस चीज को आपको बताया है कि लॉस अपॉन गेन से स्टडी की जाती है। तो हमने जो टेबल बनाई है उसमें हमने कैपिटल को कम किया है, लेबर को बढ़ाया है। यानी लॉस जो मेरा हुआ है, मतलब घटाने का काम जो मैंने किया है वो किसका, कैपिटल का, और बढ़ाने का काम किसका किया, लेबर का। इसीलिए मैंने चेंज इन कैपिटल यानी डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल किया। अगर मान लीजिए आप इसका ठीक उल्टा करेंगे तो आपके लिए डेल्टा एल अपॉन डेल्टा के हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसको जो चाहें आप लिखें, बस एक बात बेसिक याद रखिएगा, लॉस ऊपर होगा और गेन नीचे होगा। ये कह रहा आइसोक्वांट आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग MRTS। इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे आगे भी। तो हिंदी में लिखा है सम उत्पाद वक्र या ढाल लेखा का प्रतिस्थापन की दर। कह रहा आइसोक्वांट हमेशा मूल बिंदु की तरफ उत्तल होते हैं क्योंकि MRTS घटती हुई होती है। इसका MRS घटती हुई ये आप देख सकते हैं, पहले ये 4 था, फिर ये 3, फिर 2, फिर 1। MRS आपका घट रहा है, इसीलिए ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। अब जो आपका आइसोक्वांट है, इसके एजम्पशंस, इसकी मान्यताएं आपको समझनी है। कह रहा ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के केवल 2 कारक हैं। देखिए कई सारे फैक्टर्स मिलते हैं तब प्रोडक्शन होता है, लेकिन एजम्पशंस का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि केवल 2 फैक्टर यहां पर है। यानी जो पहला एजम्पशंस है उसका रीजन क्या है, जैसे ये आपका y एक्सेस है, ये बेस हो गया, ये x है, तो आप एक ही फैक्टर को यहां लिखेंगे और एक फैक्टर को यहां लिखेंगे। मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, हम लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर बहुत सारे फैक्टर करेंगे, तो फिर आप इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसी की सिंप्लिसिटी के लिए ये मान के चलते हैं कि केवल 2 फैक्टर है, जबकि रियल में 2 से ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज होता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में। कह रहा द 2 फैक्टर्स कैन सब्स्टिट्यूट ईच अदर अप टू अ सर्टेन लिमिट। देखिए हमने पहले ही स्लाइड्स में आपको बताया है कि लैंड की जगह पर लेबर और लेबर की जगह पर लैंड का यूज हो सकता है एक सर्टेन लिमिट तक, लेकिन केवल लैंड या केवल लेबर उनका यूज नहीं हो सकता। फिर कह रहा लैंड एंड लेबर आर डिविजिबल, मतलब ये दोनों बांटे जा सकते हैं, मतलब आप एक को घटा सकते हैं, एक को बढ़ा सकते हैं।
टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड अनचेंज्ड, यानी टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। उसका रीजन है आपको इन फैक्टर्स के चेंज होने से यह देखना है कि आउटपुट इक्वल रहे, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी या डिक्लाइन करेगी, मतलब मशीनें अच्छी होंगी या खराब, तो प्रोडक्शन बदल जाएगा। तो हमें मशीनों के अच्छे और खराब यूज करने से, टेक्नोलॉजी के यूज करने से हमें प्रोडक्शन को नहीं देखना, हमें इन फैक्टर्स यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, इनसे देखना है। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। फिर कह रहा था प्रोड्यूसर इज रैशनल। देखिए रैशनल का मतलब होता है अच्छी सोच रखने वाला, और इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक प्रोड्यूसर अगर लेबर सस्ता पड़ेगा तो उसे ज्यादा यूज करेगा, कैपिटल सस्ता पड़ेगा तो उसे ज्यादा यूज करेगा। यहां पर रैशनल का मतलब सिर्फ इतना है। अब आपने जो आइसो क्वांट कर्व अभी बनाया है वो आप ध्यान दीजिएगा, वो कुछ ऐसा आपने बनाया है आइसो क्वांट। तो इसमें आप देखिए आपने इस तरीके से बनाया, मतलब ये नीचे की ओर बना, यानी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। फिर देखिएगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब क्या है कि हम जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो मेरा सैक्रिफाइस हर बार कम होता जा रहा है। मतलब आप जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जैसे देखिए कैपिटल को आपने वहां पे कम किया था, तो जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो कम से कम सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक लेबर को पाने के लिए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। डू नॉट इंटरसेक्ट, इसका मतलब आप यहां पर समझिएगा, ये दो जैसे मान लीजिए है, एक ये आईएसओ है यानी आइसो क्वांट आप कह दो, और ये एक दूसरा ये आइसो क्वांट 1 मान लीजिए है, ये आइसो क्वांट आपका 2 है। तो कह रहा है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। उसका रीजन है जो हायर लेवल का आइसो क्वांट होगा, बिल्कुल इंडिफरेंस कर समझना है, जो हायर लेवल का आइसो क्वांट होगा वो हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बताता है, इसलिए दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे को काटने का काम नहीं करेंगे। फिर कह रहा है हायर आइसो क्वांट हायर आउटपुट, ये हमने आपको पहले ही बता दिया इस पर। फिर कह रहा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है? कह रहा एमआरटीएस इज द रेट एट विच वन इनपुट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एन अदर इनपुट। वह दर जिस पर एक आगत को दूसरे आगत में बदला जाता है जबकि उत्पादन स्तर समान रहता है। अब आप मीनिंग यहां समझिएगा, जैसे आपको ये लेबर दिया है, ये कैपिटल दिया है, बहुत अच्छे से आप समझिएगा। लेबर 1 है, मान लीजिए कैपिटल आपका ये 15 है। अब पता लगा लेबर को आपको बढ़ाना है तो कैपिटल को आपको कम करना पड़ेगा, मान लीजिए आपने इसको 11 कर दिया। फिर ये आपका 3 हुआ, एक आपको और बढ़ाना है तो आप फिर त्याग करेंगे। एक बात समझिएगा, कैपिटल की मात्रा आपके पास लगातार घट रही है, और जब जो चीज घटती जाती है उसको हम कम से कम त्याग करना चाहते हैं, मतलब उसको हम कम से कम छोड़ना चाहेंगे किसी नई चीज को पाने के लिए। अब यहां पर आपने 4 से कम किया तो मान लो आप यहां पे 3 से कम कर दें, तो 11 से 3 आप माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका 8 आ जाएगा। अब देखना आपने 4 को खोया है, यानी कैपिटल की 4 यूनिट खो करके आप लेबर की 1 यूनिट को पा रहे हैं। फिर आप 3 यूनिट को खो करके आप 1 यूनिट को पा रहे हैं। अब इसमें कहने का मतलब यह हुआ, ये 4 है, ये 3 है, फिर आप ऐसे बढ़ेंगे 2 है, फिर ऐसे 1 है। तो जो एमआरटीएस है इसका मतलब क्या बताता है, एक यूनिट लेबर की पाने के लिए हम कैपिटल की कितनी यूनिट छोड़ने को तैयार हैं। देखिए वही कह रहा है, एमआरटीएस इज द रेट एट विच वन इनपुट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एन अदर इनपुट। तो 1 यूनिट लेबर का पाने के लिए हम 4 यूनिट कैपिटल की छोड़ने को तैयार हैं। 1 यूनिट लेबर का पाने के लिए हम 3 यूनिट कैपिटल की छोड़ने को तैयार हैं। फिर 1 यूनिट पाने के लिए हम 2 यूनिट, फिर 1 को पाने के लिए हम 1 छोड़ने को तैयार हैं। तो ये जो हम त्याग करने को तैयार हैं कि हमको लेबर और मतलब मिलता जाए, उस चीज को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो एमआरटीएस एक ऐसा रेट है जो आपको यह बताता है कि एक इनपुट को हम सैक्रिफाइस करेंगे दूसरी यूनिट को पाने के लिए। अब देखिएगा कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, या आप टाइप्स भी कह सकते हैं आइसो क्वांट कर्व के। नॉर्मल अगर कहीं भी पेपर में पूछेगा तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आइसो क्वांट जो है वो कॉन्वेक्स ही होते हैं, यह सच है। लेकिन उसके एक्सेप्शंस भी हैं, जो हमने आपको इंडिफरेंस कर्व में जैसे बताए थे ना, बिल्कुल वैसे मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कह रहा है एक्सेप्शंस और टाइप्स ऑफ आइसोक्वांट कर्व। इसमें पहला टाइप्स हमारा आता है लीनियर आइसोक्वांट कर्व। यहां देखिए लीनियर आइसोक्वांट कर्व आपका कब होगा यह आपको समझने की जरूरत है। इसमें केवल एक वर्ड आप ध्यान रखें, परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी, और हिंदी में अगर आप ध्यान रखें तो यह लिखा है पूर्ण प्रतिस्थापन क्षमता। मतलब ये जब लैंड की जगह पर लेबर, ध्यान से सुनिएगा, लैंड की जगह पर लेबर, या आप ऐसे कह लो लैंड की जगह पर कैपिटल, दोनों एक दूसरे के प्लेस पर बिल्कुल अच्छी तरीके से यूज किए जा सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों मिलकर काम करेंगे लेकिन अच्छे से आप उनको एक दूसरे के हिसाब से बदल सकते हैं। तो ऐसी चीजें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोली जाती हैं, पूर्ण प्रतिस्थापन बोली जाती हैं। और जब कोई चीज पूर्ण प्रतिस्थापन होती है तो वो आपका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है। जैसे यहां पर आप लैंड लिख दें, यहां आप कैपिटल, ये 1, ये मान लीजिए 10 है, यहां पे 2 हुआ, ये 9 हुआ, ये 3 है, ये 8 है। अब आप देखो 1 1 1 1, तो ये आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है जो फैक्टर्स हैं, तो वहां जो कर्व बनता है उसे हम लीनियर आइसोक्वांट कर्व बोलते हैं, यानी रैखिक सम उत्पादन वक्र बोलते हैं। और ये आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है, यानी 45 डिग्री के साथ में। तो स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे। ये आपको मैंने इंडिफरेंस कर्व में और भी अच्छे से बताया था। फिर अब बात आती है एल शेप्ड की, ये इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल आइसोक्वांट कर्व और लियोन्टिफ आइसोक्वांट, ये लियोन्टिफ एक नाम है। व्हेन फैक्टर आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो एक दूसरे के साथ यूज किए जाते हैं। तो अगर एक दूसरे के साथ यूज किए जाते हैं तो आपका आइसोक्वांट कर्व जो है वो एल शेप्ड का बनेगा। तो दो चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो वो आपका एल शेप्ड होगा, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो आपका एल शेप्ड होगा। सबके शेप आपको याद रखने। तीसरा देखिएगा, कह रहा है किंग्ड आइसोक्वांट कर्व, इसी को एक्टिविटी प्रोग्रामिंग और लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वांट हम बोलते हैं। ये कब होता है? यहां पर देखिएगा लिमिटेड सब्स्टिट्यूबिलिटी बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हिंदी में दिया है प्रतिस्थापन क्षमता सीमित होती है। मतलब हम एक दूसरे के जगह पर सब्स्टिट्यूट तो कर लेते हैं लेकिन परफेक्ट की तरीके से नहीं कर पाते, तो इसे हम लोग बोलते हैं किंग्ड डिमांड कर्व। ये कुछ आपका जैसे ऐसे डिमांड कर्व गया, फिर यहां टूटा है, फिर ऐसे बन जाएगा। यानी ये जो किंग्ड का मतलब टूटा हुआ होता है, यानी एक ब्रेक है, तो ये किंग डिमांड कर्व। और इसी को याद रखिएगा एक्टिविटी प्रोग्रामिंग आइसोक्वांट या लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वांट बोलते हैं। तो देखिए अभी तक की क्लास में आपको क्या क्या समझ में आ जाना चाहिए था। आइसोक्वांट का मतलब ही होता है कि इक्वल क्वांटिटी पाने के लिए हमें कितने इनपुट्स रखने हैं। तो उसके लिए क्या है, एक इनपुट आप बढ़ाएंगे, एक इनपुट आप घटाएंगे। एक प्रोड्यूसर उन्हीं इनपुट्स का यूज करेगा जो उसे सस्ता लगेगा। एक आइसोक्वांट कर्व पे क्वांटिटी तो प्रोडक्शन की सेम होती है लेकिन उसकी कॉस्ट सेम होगी ये जरूरी नहीं है। उसके बाद आइसोक्वांट के एक्सेप्शंस के आपको बता दिया कि कब एल शेप्ड का होगा, कब स्ट्रेट लाइन होगा, कब किंग्ड होगा, और कब जो है आपका ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। अब इन्हीं पर बेस हम लोग एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से आप समझिएगा इनको। द स्लोप ऑफ एन आइसोक्वांट कर्व इज नोन एज, कह रहा आइसोक्वांट कर्व का जो स्लोप है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ही दिया है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, और एमआरटीएस का मतलब यह है कि किसी एक फैक्टर को पाने के लिए हम दूसरे फैक्टर को कितना छोड़ने को तैयार हैं। Which of the following is true about आइसोक्वांट कर्व? आइसोक्वांट कर्व के लिए कौन सा इसमें से सही है? कह रहा आइसोक्वांट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यह आपको पता है सही है। ये कॉनकेव नहीं होता आपका, इट इज स्ट्रेट लाइन, ये भी सही है, मैं मानता हूं। नन ऑफ दिस तो खैर कोई बात नहीं। अब लेकिन जो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन लिखा है ये आपका ऑर्डिनरी सेंस में यही होता है, यानी
सामान्य परिस्थितियों में ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। स्ट्रेट लाइन जो आपका है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में होता है, ये एक्सेप्शंस है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आइसोकॉन्ट कर्व शोज क्या शो करता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर्स प्रोड्यूसिंग सेम आउटपुट, यानी सेम आउटपुट की बात करता है। इस पे आपको मैंने बताया अभी कि ये जो आपका आइसोक्वांट है ये बता रहा है कि इसके किसी भी पॉइंट पर होंगे जो प्रोडक्शन का लेवल है वो सेम होगा। टू आइसोक्वांट कर्व नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज, कह रहा दो आइसोक्वांट कर्व कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते। उसका रीजन क्या है? कह रहा है हायर आउटपुट इज ग्रेटर देन लोअर आउटपुट। दूसरा कह रहा है सेम आउटपुट कैन नॉट बी टू लेवल्स साइमल्टेनियसली और बोथ ए एंड बी। देखिए इसमें दोनों चीज सही है। रीजन क्या है? पहले आप इसको ऐसे समझिए जब कम समझ पाइए किसी चीज को। ये आपका मान लीजिए एक आइसोक्वांट कर्व है, ये 1 है, ये आपका आइसोक्वांट कर्व 2 है। तो जितना ये लेवल होगा ऊपर का उतना हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो हायर आउटपुट ये ज्यादा है लोअर आउटपुट से, ये चीज सही है। सेम आउटपुट कैन नॉट बी टू लेवल साइमल्टेनियसली, कह रहा है दोनों पर सेम लेवल ऑफ आउटपुट नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि हायर लेवल जो आपका है वो हायर आउटपुट आपको देता है। कह रहा है एमआरटीएस डिक्लाइन क्यों करती है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये डिक्लाइन क्यों करती है? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई यूटिलिटी, आपको पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, इसी के नाते ये डिक्लाइन आपका करता है। फिर कह रहा है आइसोक्वांट कर्व इज एनालोगस टू, कह रहा सम उत्पाद वक्र किसके समान है? अब आपको भी पहले ही बताया कि आइसोक्वांट की स्टडी किससे होती है? इंडिफरेंस कर्व से होती है। मतलब अंतर है, ऐसा नहीं कि अंतर नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट मिलते हैं। इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो वो कंज्यूमर के पॉइंट से और आइसोक्वांट प्रोड्यूसर के पॉइंट से है। आइसोक्वांट कर्व मैप रिप्रेजेंट्स, इसका मैप क्या बताता है? डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, इक्वल कॉस्ट कॉम्बिनेशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखिए सी, डी और बी ये गलत है, क्योंकि इक्वल कॉस्ट की अगर आप बात करें तो ये आपको आइसो कॉस्ट लाइन जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको बताया जाएगा। ये डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट बताते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई स्ट्रेट लाइन आइसोक्वांट कर्व आइडेंटिफाइज, कह रहा है स्ट्रेट लाइन कब होगा? बिल्कुल याद कर लीजिए अच्छे से, कि जिससे कि पेपर में क्वेश्चन देखे नहीं कि आप तुरंत मार्क कर ले जाइए। स्ट्रेट लाइन तब होता है जब ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर होगा तो ये आपका एल शेप्ड होगा, यहां पर ये स्ट्रेट लाइन होंगे, और डिमिनिशिंग एमआरटीएस में ये आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। ये तीन ही आपको सीखना है। राइट एंगल्ड आइसोक्वांट कर्व, राइट एंगल्ड कब होता है? जब ये आपके परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होती है। फिर कह रहा द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट कर्व इक्वल्स, कह रहा स्लोप जो आइसोक्वांट का है वो किसके इक्वल है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, टोटल। अब देखिए यहां एवरेज वर्ड दिया है, यहां टोटल वर्ड दिया है, और टॉपिक जो आपकी है सम उत्पाद वक्र की ढलान की बात कर रहा है। और आपने पढ़ा है, इसको पढ़ा है MRTS। जो पहला वर्ड है ये आपको पता है, अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो ये मार्जिनल है, और हिंदी में अगर आप देखते हैं तो ये सीमांत है। यहां सीमांत दिया है, यहां एम वर्ड दिया है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आइसोक्वांट कर्व फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन इंडिकेट्स, कह रहा आइसोक्वांट कर्व फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कहने का मतलब इसको बना के देख लें। ये आइसोक्वांट कह रहा ओरिजिन से ऊपर है, जैसे ये ओरिजिन है, मान लीजिए ये यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। तो कह रहा है अगर वो फर्दर अवे यानी आगे है, दूर है, तो क्या बताता है? अगर ये दूर है तो हायर लेवल ऑफ आउटपुट को बताता है। कॉन्वेक्स शेप ऑफ आइसोक्वांट कर्व इंप्लाइज, कॉन्वेक्स तभी होगा जब आपका डिमिनिशिंग एमआरटीएस होगा। अगर ये इंक्रीजिंग एमआरटीएस है तो ये कॉन्वेक्स की जगह पर कॉनकेव हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इफ आइसोक्वांट कर्व इज लीनियर इट शोज, ये लीनियर है, लीनियर का मतलब आपने भी पढ़ा है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यानी जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के प्लेस पे यूज हो सकते हैं अच्छी तरीके से।
आइसोक्वांट कर्व इज आल्सो कॉल्ड, आइसोक्वांट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इक्वल प्रोडक्ट कर्व के नाम से जानते हैं। यूटिलिटी की बात नहीं होती यहां पर, कॉस्ट की बात नहीं, डिमांड की बात नहीं, BCD आपका गलत है। फिर कह रहा विच इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ आइसोक्वांट। देखिए एजम्पशन से हर एक टॉपिक में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसलिए आप एजम्पशन सबके याद रखें। तो पहली बात अभी आपको बताया था कि पहला ही पॉइंट आप एजम्पशन जाके चेक करिएगा, ये 2 फैक्टर मॉडल है। मतलब ये कि यहां पर हम केवल 2 फैक्टर्स की स्टडी करते हैं, तो ये 2 फैक्टर मॉडल है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है फैक्टर्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, आउटपुट लेवल इज सेम ऑन कर्व, डी पॉइंट भी सही है। फैक्टर्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल। अब देखिए यहां कह रहा टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल, ध्यान दीजिएगा, तकनीक प्रतिस्थापन संभव है। वहां पर अभी हमने आपको बताया था कि ये आपका कांस्टेंट है, मतलब टेक्निकल चीजों में यानी तकनीक या प्रौद्योगिकी में कोई चेंज नहीं होता, ये मान लिया जाता है। यहां देखिए मान्यताओं में कौन सा सही नहीं है, नॉट एन एजम्पशन, तो आपका बी पॉइंट जो है वो होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा, क्योंकि टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल नहीं होता, ये एजम्पशन है। MRTS इज मेजर्ड एस, MRTS को हम मेजर करते हैं चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर, चेंज इन लेबर अपॉन चेंज इन कैपिटल, टोटल प्रोडक्ट अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट, नन। अब इसमें आप एक चीज ध्यान देना, ये सी ऑप्शन आपका गलत है और डी ऑप्शन गलत है। चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर और चेंज इन लेबर अपॉन चेंज इन कैपिटल, इसमें ए और बी दोनों ही सही है। अब बात होती क्या है, हम नॉर्मली जो लेबर है उसको इंक्रीज करते हैं, और जो कैपिटल यानी लेबर को हम इंक्रीज करेंगे और कैपिटल को डिक्रीज करेंगे। अगर हम ये मान लें कि लेबर जो है वो हम इंक्रीज करने जा रहे हैं, कैपिटल को डिक्रीज करने जा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप लॉस करेंगे कैपिटल का, तो चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर सही होगा। लेकिन इसका ठीक उल्टा अगर आप मान लें तो आपका बी सही होगा। इसलिए ए और बी में मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप किस पे मार्क करेंगे, बट अगर ये एज्यूम किया जाए कि लेबर को इंक्रीज किया गया है, कैपिटल को डिक्रीज किया गया है, तो ए करेक्ट होगा, अदरवाइज बी करेक्ट होगा। आइसोकॉन्ट कर्व स्लोप इज ऑलवेज, कह रहा आइसोकॉन्ट कर्व का जो स्लोप है वो कैसा होता है। आइसोकॉन्ट कर्व का स्लोप निगेटिव होता है, आप देख सकते हैं, ये ऐसे आप देखिए, ये निगेटिव स्लोप ही। पॉजिटिव स्लोप होता अगर वो ऐसे होता, तो ये आपका निगेटिव स्लोप का होता है। विच कॉम्बिनेशन इज इम्पॉसिबल ऑन एन आइसोकॉन्ट कर्व, इसमें से कौन सा पॉसिबल इम्पॉसिबल है, यानी कौन सा कॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल है। हायर आउटपुट विथ सेम इनपुट्स, आप खुद सोचिए, हायर आउटपुट विथ सेम इनपुट ऐसा नहीं है। फिर कह रहा लोअर आउटपुट विथ मोर इनपुट्स, ये भी आपका गलत है। इक्वल आउटपुट विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, सेम आउटपुट एट इंट्रैक्शन। कह रहा विच कॉम्बिनेशन इज इम्पॉसिबल ऑन एन आइसोकॉन्ट कर्व, हायर आउटपुट विथ सेम इनपुट, लोअर आउटपुट विथ मोर इनपुट्स, इक्वल आउटपुट विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, सेम आउटपुट एट इंट्रैक्शन। अब इसका मतलब आप समझिएगा, कह रहा इसमें से कौन सा संभव नहीं है। इंट्रैक्शन का मतलब जहां ये एक दूसरे को टच करते हैं, तो अगर इसकी बात करें, इसका मतलब ये चीज कह रहा है, ये आइसोकॉन्ट एक ये है, आपको पता है ये दोनों कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, क्योंकि हायर लेवल जो है वो हायर क्वांटिटी को बताएगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। जो हमने भी आपसे पहले कहा ना कि हायर आउटपुट विद सेम इनपुट, ये रियल लाइफ से नहीं, बट इसमें आपके इन चारों में मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछा है जो इम्पॉसिबल है। तो पहली बात तो ये समझिए, इन चारों में डी पॉइंट इम्पॉसिबल है, क्योंकि दो आइसोकॉन्ट कर्व कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। आइसोकॉन्ट कर्व एनालिसिस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन, आइसोकॉन्ट की स्टडी क्यों की जाती है, आपको पता है, ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के लिए होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम इंडिफरेंस कर्व से पढ़ते हैं, मार्केट डिमांड सप्लाई, ये जब आप इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे मार्केट का तो वहां पर काम आएगा।
प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की स्टडी दो तरीके से होती है, एक आइसो क्वांट पर होती है और एक कॉस्ट पर होती है। अभी हम लोग आइसो क्वांट यानी क्वांटिटी पर चल रहे हैं, इसके बाद कॉस्ट की टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पर उसका भी इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाया जाएगा। विच इज ट्रू अबाउट आइसो क्वांट कर्व, कह रहा आइसो क्वांट कर्व के बारे में कौन सा सही है। इट नेवर टचेस एक्सिस, इट नेवर इंटरसेक्ट, इट इज कॉन्वेक्स, ऑल ऑफ द अबव। आप देख सकते हैं, आप इसको दिखने के लिए पहले ऐसे कर्व आप बना लें, फिर आप एक चीज सुन लीजिए, ना ये एक्स को टच करेगा ना वाई को टच करेगा। उसका रीजन है एक्स या वाई को टच करने का मतलब एक फैक्टर आपका जीरो हो गया। ध्यान से सुनिएगा बात को, एक फैक्टर आपका जीरो हो गया, जबकि आपने ये पढ़ा है कि लैंड और लेबर दोनों में या लैंड और कैपिटल दोनों में कुछ ना कुछ क्वांटिटी दोनों की होनी चाहिए, मतलब दोनों में कोई जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये टॉपिक ही आपकी टू फैक्टर मॉडल की है, मतलब दोनों फैक्टर्स यूज किए जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ ना एक्स को टच करेगा ना वाई को, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। इट नेवर इंटरसेक्ट, मतलब दो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ये भी आपका सही है। ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, क्योंकि डिक्रीजिंग MRTS की हम बात करते हैं, तो इट इज कॉन्वेक्स, इसलिए ऑल ऑफ द अबव ये आपका सही है। देखिए आज की क्लास में हमने आपसे आइसो क्वांट यानी इक्वल क्वांटिटी कर्व और MRTS क्या है और उस पर 20 या 20 MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट किए। इसके बाद भी अगर आपको आज की क्लास में कोई डाउट नजर आता है, कुछ ऐसा लगता है कि एक्सप्लेन नहीं किया गया या और अच्छे से बताया जाना चाहिए, तो आप इस क्लास के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे आइसो क्वांट और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी और मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर आपको क्लास और मेहनत दोनों अच्छी लगेगी तो आप लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, और अगर नहीं अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा कि आपको कमी क्या लगी, जिससे कि हम आगे आपके लिए और अच्छी क्लास ला सकें। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक आप मेहनत करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।